आजकल बहुत इंडिकेशन कॉमन हो चुकी है कि मरीज ऑन डिमांड सिजेरियन करा रहे हैं। पेशेंट सिजेरियन के बाद हम नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करते हैं, ट्रायल देते हैं उसको, ट्रायल ऑफ लेबर। तो 70 से 75% लोग जो होते हैं उनका नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है आफ्टर वी बैक। यूट्रस के ऊपर वाले हिस्से पे कोई कट का निशान, कोई कट नहीं है किसी भी सर्जरी, जैसे फाइब्रॉइड की सर्जरी है उसका जो है। देन अगर दो बच्चों के बीच में गैप कम से कम 1.5 साल का है होना चाहिए, उसमें पहले सिजेरियन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई और कोई ऐसे रीजन की वजह से नहीं हुआ जो रीजन इस बार भी बन रहा है, तो उस केस में हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं। पहले सिजेरियन की इंडिकेशन कई होती हैं, जैसे सिजेरियन क्यों करना पड़ सकता है, बच्चे की धड़कन कम हो रही है दर्दों के दौरान, या बच्चा उल्टा है आपका, या प्रोग्रेस नहीं हो रही है, या सर नीचे नहीं आ रहा है बच्चे का। तो उस दर्द के डर से ही बहुत सारी महिलाएं जो है ये कह देती हैं कि मेरा सिजेरियन कर दो, मैं नॉर्मल ले नहीं सकती। सर्जरी इज अ सर्जरी, आपका तो पूरा पेट कटता है, हम अंदर यूट्रस पे कट लगाते हैं, यूट्रस वीक हो जाता है, जब टांके पेट पे भी टांके लगते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते हैं। तो हर ऑपरेशन के साथ रिस्क, अगली प्रेगनेंसी में सिजेरियन का रिस्क तो बढ़ता ही है। दोनों को अगर कंपैरिजन करके देखें मैम, नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन जो है, डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी इज बेटर। नमस्कार, मैं परिमल कुमार किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है वी बैक, वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, यानी उन माताओं को लेकर खबर जिनका पहला बच्चा सिजेरियन हुआ हो, लेकिन बाद में भी अपॉर्चुनिटी रहती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राखी हैं, जो सीताराम भारतीय हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं गायनी डिपार्टमेंट में। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया किडोक्रेसी से बात करने के लिए। कई लोगों के मन में भ्रम है कि एक बार अगर बच्चा सिजेरियन हो गया, यानी ऑपरेट करके हुआ, तो नॉर्मल डिलीवरी की गुंजाइश नहीं बचती है। इस पर अगर आप बताएं कि क्या ऐसी गुंजाइश है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राखी हूँ, सीताराम भारती में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। पहले अगर सिजेरियन है, ज़रूरी नहीं कि अगली बार सिजेरियन ही होगा, तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। एंड इसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं कि पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी के लायक है कि नहीं है। तो उसमें हमें पहले रिकॉर्ड्स देखने पड़ते हैं कि पहला बच्चा आपका कैसे हुआ था, सिजेरियन क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या था सिजेरियन होने का। कई बार कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसमें दोबारा सिजेरियन ही करना पड़ता है, जैसे अगर मदर की हाइट बहुत छोटी है, नीचे का रास्ता भी छोटा है, तो उसमें वो तो रास्ता तो छोटा ही रहेगा हर बार जो होता है, तो वो दोबारा सिजेरियन के लिए ही हो जाता है। बट कोई ऐसे रीजंस होते हैं, जैसे कि अगर बच्चे आपका ऑपरेशन जो है पहले इसलिए हुआ है कि बच्चे में धड़कन कम हो रही थी बच्चे की जो होता है, या बच्चा उल्टा था उस टाइम पे और इस टाइम बच्चा सीधा है, या फिर हेड नीचे नहीं आया था किसी वजह से, या प्रोग्रेस नहीं हुआ था, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला था, इन सब कारणों में हम अगली बार नॉर्मल की कोशिश कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगली बार नॉर्मल का ट्रायल नहीं दे सकते हैं। बट उसके साथ साथ हमें और चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे ऑपरेशन के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई थी, कोई खून तो नहीं चढ़ा था, कोई जब कट लगाया था वो कट की कहीं एक्सटेंशन तो नहीं हुई थी, वो एक्सटेंशन अगर ऊपर की तरफ बच्चेदानी में हुई थी तो उसमें हम नॉर्मल का ट्रायल नहीं दे पाते हैं। और अगर सब कुछ ठीक था, 2 लेयर्स में यूट्रस को क्लोज किया गया था, कॉम्प्लिकेशन कोई भी नहीं हुई थी, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था, मरीज को कोई बुखार नहीं आया था, टांकों में कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोई खून नहीं चढ़ाना पड़ा, मरीज का हीलिंग अच्छे से हो गई थी, उसको डिलीवरी के बाद भी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो उस केस में हम नॉर्मल का ट्रायल दे सकते हैं। और एक और चीज़ होती है कि 2 बच्चों के बीच का गैप कम से कम 1.5 साल का होना चाहिए। अगर एक पहला बच्चा आपका 1.5 साल का है और अभी मतलब डिलीवरी तक उसका कम से कम 1.5 साल का अंतर हो जाना चाहिए, तो अगर इतना अंतर है तो हम ट्रायल दे सकते हैं। बट अगर सपोज करो आपके 2 डिलीवरीज के बीच में अंतर खाली 6 महीने का है, तो हम उसको नॉर्मल का ट्रायल नहीं दे सकते, क्योंकि उसको हीलिंग के लिए भी, यूट्रस को हील होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। अगर हम उससे पहले ही उसको वो कंसीव कर जाएगी तो उसको उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो वो जगह जो है कमजोर हो जाती है, तो उसमें टांके खुलने का, जिसको हम रप्चर कहते हैं, बच्चेदानी फटने का डर रहता है, तो उसमें हम नॉर्मल का ट्रायल नहीं देते हैं। बट अगर एडिक्वेट इंटरवल है 2 बच्चों के बीच में, कम से कम 1.5 साल का इंटरवल है, तो हम उसको नॉर्मल का ट्रायल दे सकते हैं। और कोई भी ऐसी कोई रीज़न नहीं है, जैसे कोई और सर्जरी अगर बच्चेदानी पे हो चुकी है, जैसे कि कोई फाइब्रॉइड जो बच्चेदानी में गांठें वगैरह होती हैं, उसका ऑपरेशन नहीं हो रखा कोई,
कोई भी ऐसा जिसमें कोई ऊपर वाली साइड पे बच्चेदानी के ऊपर कोई कट नहीं लगा हुआ, तो उस केस में हम दे सकते हैं। बट अगर पहले एक ही सिजेरियन है तो हम ट्रायल दे सकते हैं। अगर 2 या उससे ज़्यादा सिजेरियन पहले हो चुके हैं, उसमें नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं देते, क्योंकि जितनी बार कट लगता रहता है बच्चेदानी पे उतना वो एरिया वीक हो जाता है, तो उसमें चांसेस रप्चर के बढ़ जाते हैं। तो अगर वो एक सिजेरियन है तो हम ट्रायल दे सकते हैं, उससे ज़्यादा है तो ट्रायल नहीं दे सकते। अगर एक एक करके मैम बता पाएं, बड़ी आबादी समझ पाए जिनकी जानकारी शायद कम हो या जानकारी नहीं हो, जो कंडीशंस हैं, अगर एक बार मोटे मोटे तौर पे बताएं कि अगर पहला बच्चा सिजेरियन हो गया मोटे है, तौर पे देखें तो पहला एक ही सिजेरियन है पहले, उससे ज़्यादा नहीं है। यूट्रस के ऊपर वाले हिस्से पे कोई कट का निशान, कोई कट नहीं है, किसी भी सर्जरी जैसे फाइब्रॉइड की सर्जरी है उसका जो है। देन अगर 2 बच्चों के बीच में गैप कम से कम 1.5 साल का है, होना चाहिए उसमें। पहले सिजेरियन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई और कोई ऐसे रीजन की वजह से नहीं हुआ जो रीजन इस बार भी बन रहा है, तो उस केस में हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं। डेटा क्या कहता है मैम? आप अगर डेटा की बात करें, डेटा की बात करें तो हमारे अपने अस्पताल में ही देख लें या ओवरऑल भी देखें तो 70 से 75% लोग जो होते हैं उनका नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है आफ्टर वी बैक, जो है आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। बट हमेशा वी बैक का मतलब है विजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, बट इट इज टोलैक। टोलैक मतलब ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। इसका मतलब है कि हम एक कोशिश कर सकते हैं, सिजेरियन के बाद हम नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करते हैं, ट्रायल देते हैं उसको, ट्रायल ऑफ लेबर की कोशिश करते हैं, लेबर की ट्रायल की। अगर वो स्मूथली प्रोग्रेस हो जाता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत हाई होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 70 से 75% होते हैं। और उसमें भी अगर मरीज अपने आप लेबर में आ जाता है, जिसको हम स्पॉन्टेनियस लेबर कहते हैं, कि हम आर्टिफिशियली पेन्स नहीं लगा रहे, अपने आप दर्दें शुरू हो रही हैं, तो उसमें चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ऑलमोस्ट 80% चांस होता है कि मरीज का नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। जो यूजुअली महिलाएं आई हैं जिनका पहले सिजेरियन हो चुका है और जिनका हमने सक्सेसफुली वे बैक किया, उसमें क्या ऐसा रहा था पहले में कि उनको सिजेरियन करना पड़ा, जो आपने देखा कि सिजेरियन तो करना पड़ा लेकिन अब वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आई हैं? कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिसको अवॉइड भी किया सके फैमिली के लेवल पे? देखिए, पहले सिजेरियन की इंडिकेशन कई होती हैं, जैसे सिजेरियन क्यों करना पड़ सकता है, बच्चे की धड़कन कम हो रही है दर्दों के दौरान, या बच्चा उल्टा है आपका, या प्रोग्रेस नहीं हो रही है, या सर नीचे नहीं आ रहा है बच्चे का। और एक आजकल बहुत इंडिकेशन कॉमन हो चुकी है कि मरीज ऑन डिमांड सिजेरियन करा रहे हैं पेशेंट, समय और तारीख देख के। समय और तारीख, यस। एक तो ये दिन अच्छा है, नॉर्मल लेबर में तो हम फिक्स नहीं कर सकते एक टाइम को या डेट को, जो होता है ना, बट सिजेरियन को एक टाइम और डेट फिक्स कर सकते हैं कि ये मुहूर्त अच्छा है, मुहूर्त सिजेरियन सारी इंक्रीज। फिर डिमांड सिजेरियन की, बिकॉज पेशेंट इज अफ्रेड ऑफ द पेन, दर्द नहीं लेना चाहता है, दर्द से डर लगता है कि दर्द लेबर पेन्स नहीं झेल पाएंगे, तो उस दर्द के डर से ही बहुत सारी महिलाएं जो है ये कह देती है कि मेरा सिजेरियन कर दो, मैं नॉर्मल ले नहीं सकती। तो ये बहुत कॉमन हो गया है ऐसा जो है, और इस चीज को हम रोक सकते हैं। देखिए, बच्चे की धड़कन कम हो रही है या प्रोग्रेस नहीं हो रही है, उसको तो ऑब्वियसली नहीं हम कर सकते, उसमें तो करना ही पड़ेगा सिजेरियन, उसमें तो हम ऑलरेडी कोशिश कर चुके हैं। बट आगे नहीं बढ़ रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, तो माँ और बच्चे की सेफ्टी के लिए हमें सिजेरियन करना पड़ता है। बट जो अगर कभी जिसमें डिमांड पे सिजेरियन हो रहा है, पेन की वजह से सिजेरियन ऑप्ट कर रहे हैं या मुहूर्त के लिए सिजेरियन ऑप्ट कर रहे हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। और पेन के लिए आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमारे पास पेन रिलीफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जिसको कहते हैं, उसमें एक पीठ में छोटी सी सुई लगती है, तो उससे हम एक दवाई दे देते हैं जो पूरे टाइम दवाई लेबर में चलती है और मरीज को पेन फील नहीं होता, मतलब लेबर पेन जैसा पेन नहीं होता। उसको कॉन्ट्रैक्शंस आते रहते हैं, मतलब दर्द आते रहते हैं, पर मरीज को महसूस नहीं होगा, जिससे उसकी प्रोग्रेस भी स्मूथली होती रहती है। ऐसा नहीं कि हम दर्द बंद कर दें, दर्द आते रहेंगे, सिर्फ महसूस नहीं होता है मरीज को जो है। उसके अलावा ऑप्शंस में हमारे पास गैस है, एंटोनॉक्स कहते हैं उसको, जो कि गैस मरीज जैसे ऑक्सीजन होती है वैसे ही इसका सिलेंडर होता है, एंड मरीज को वो गैस इनहेल करनी होती है, मतलब सूंघनी होती है वो गैस जब दर्दें आती हैं। तो दर्दों के दौरान अगर मरीज वो गैस को सूंघती है तो मरीज को पेन महसूस नहीं होता है उस केस में। तो ये कितने दिनों से होगा मैम इस तरह की फैसिलिटी
कि लेबर पेन जिसको हमने कहा है उसमें पेन नहीं हो, मतलब पेन रिलीफ का फैसिलिटी तो बहुत देर से अवेलेबल है, पर अवेयरनेस उतनी नहीं थी, उतना ऑप्शंस मरीज को तब नहीं दिए जाते थे। थोड़ा सा अवेलेबिलिटी भी आई वुड से कि अवेलेबल तो था, बट उतना ज़्यादा ऑफर नहीं किया जाता था मरीज को। अवेलेबल ही काफ़ी सालों से है, तो बट अब हम फ्रीक्वेंटली मरीजों को ऑफर करते हैं जो पेन कंप्लेन कहते हैं, तो जिनको डर हम उनको होता है। ऑप्शन दे देते हैं। अगर वो चाहते हैं तो दे कैन ऑप्ट फॉर दिस। दिस इज अ गुड मेथड ऑफ पेन रिलीफ जो होता है, एंड इट मेक्स योर जर्नी वेरी प्लेजेंट। मतलब आपका लेबर जो है एक प्लेजेंट जर्नी हो जाती है, एक पेनफुल की बजाय एक प्लेजेंट जर्नी। तो आप उसको एंजॉय कर सकते हो अपने लेबर को जो होता है, rather than going for a cesarean section just for the pain, because see, surgery is a surgery। आपका तो पूरा पेट कटता है, हम अंदर यूट्रस पे कट लगाते हैं, यूट्रस वीक हो जाता है, जब टांके पेट पे भी टांके लगते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते हैं। तो हर ऑपरेशन के साथ रिस्क, अगली प्रेगनेंसी में सिजेरियन का रिस्क तो बढ़ता ही है। और एक और प्रॉब्लम सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब ऑपरेशन होता है बच्चेदानी पे, जो कट लगा के सिजेरियन किया जाता है, तो कभी कभी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उस कट के ऊपर प्लेसेंटा चिपक जाता है, जिसको प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं, विच इज अ वेरी वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है। उसको हम रोक नहीं सकते होने से जो होता है, बट वो किसी को भी हो सकता है। और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अगर ऐसा कुछ हो, उसका सिजेरियन ही होगा। सिजेरियन से ज्यादा ये है कि ऐसे पेशेंट में जहाँ पे प्लेसेंटा चिपका हुआ है, कई बार हमें यूट्रस पूरा निकालना पड़ता है ऑपरेशन के टाइम पे, क्योंकि प्लेसेंटा सेपरेट नहीं होता और पेशेंट बहुत ज्यादा ब्लीड करता है। तो पेशेंट की जान बचाने के लिए यूट्रस निकालना पड़ता है, विच इज अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन। तो एक सिजेरियन से कितना रिस्क बढ़ जाता है, आप देखिए। दोनों को अगर कंपैरिजन करके देखें मैम, नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन जो होता है, डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी इज बेटर। अगर हम पेशेंट को फर्स्ट सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, द रिकवरी इज फास्ट, क्योंकि सिर्फ नीचे छोटा सा कट आएगा, पेट पे कोई कट नहीं होता है, आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। आप सेम डे पे उठ के बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, अपने बच्चे को अच्छे से फीड कर सकते हो। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ द सपोर्ट, आप इजीली अप एंड अबाउट हो सकते हैं। एंड देन आपको कोई कैथेटर डालने की, यूरिन वाली पाइप डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप यूरिन खुद पास करते हैं, यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, पेट पे कट नहीं लग रहा तो रिकवरी फास्ट हो जाती है आपकी, नेक्स्ट टाइम सिजेरियन के चांसेस कम हो जाते हैं। एक बार नॉर्मल डिलीवरी अगर सिजेरियन के बाद हो जाती है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कंसीव करते हैं, द चांस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी इज इवन हायर, और ज्यादा हो जाते हैं, उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के, विच इज अ वेरी गुड प्रेडिक्टर ऑफ अ नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, अगर एक बार पहले हो चुकी है तो। और बच्चे को भी सांस की दिक्कत कम होती है, क्योंकि वो लेबर में जा रहा है, तो बच्चे की लंग से फ्लूइड निकल जाता है कॉन्ट्रैक्शंस के साथ जो होता है, तो बेबी को भी रेस्पिरेशन, मतलब सांस की दिक्कत जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू अ सिजेरियन सेक्शन। अब सिजेरियन अगर हो रहा है तो एक तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते हैं, बच्चे को सांस की दिक्कत के चांसेस बढ़ जाते हैं। जस्ट 1 in 200, आप देखिए, अगर आप 200 मरीजों को नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे रहे हैं, उसमें से किसी एक का रप्चर होता है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम किसी को ट्रायल देते हैं, तो 2 चीजें हमें इम्पॉर्टेंट करनी होती है। वन इज कि हम पेशेंट को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग पे रखते हैं। अगर पहले सिजेरियन है तो उसको कंटिन्यूस मॉनिटर करते हैं, बेबी का हार्ट बीट, पेशेंट के बीपी, पल्स, सब कुछ जो है उसका एग्जामिनेशन, पेट से हाथ रख के उसके कॉन्ट्रैक्शंस कैसे आ रहे हैं, वो सब चीजें हम रेगुलरली कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। ताकि अगर हमें जरा सा भी कोई साइन मिलता है कि रप्चर, मतलब पहला टांके खुल रहे हैं, तो हम इमीडिएटली सिजेरियन कर देते हैं, इससे पहले कि कोई और कॉम्प्लिकेशन हो। वीबैक को लेकर आंकड़े किस तरीके से बढ़े होंगे मैम अस्पताल में, कि लोग आने लगे होंगे, और पहला सिजेरियन लेकिन उसके बाद नॉर्मल? सीताराम में तो देखिए हमारा रेट जो है वीबैक का ऑलमोस्ट 70% वीबैक रेट है। तो डिपेंड करता है, पेशेंट पे भी डिपेंड करता है, पेशेंट की चॉइस पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे पेशेंट्स डर की वजह से ही, अगेन वही पेन का डर, वैसे डर कि टांके खुल ना जाएं, तो सिजेरियन के लिए ऑप्ट कर लेते हैं। क्या ये तादाद बढ़ी है मैम इस बीच? देखिए, सिजेरियन की रिस्क, सिजेरियन का इंसिडेंस बढ़ गया है। मतलब पहले केस फर्स्ट डिलीवरी में ही सिजेरियन कराना बहुत बढ़ गया है एक्चुअली जो होता है। वन इज की ऑन डिमांड, जो मैंने आपको बताया, मुहूर्त हो गया ऑन डिमांड, वो बढ़ने की वजह से जो है सिजेरियन का इंसिडेंस डेफिनेटली बढ़ रहा है जो होता है। अब सिजेरियन पहला सिजेरियन बढ़ेगा तो उतने ही पेशेंट वीबैक वाले भी बढ़ेंगे जिनका चाहिए, जिनको वीबैक जो होता है, तो वीबैक का रेट डेफिनेटली बढ़ रहा है।
72 है, 70 to 80 के बीच में है, बट डेफिनेटली बिकॉज नंबर इज इंक्रीजिंग, तो ओवरऑल नंबर ऑफ द पेशेंट्स हु आर अंडरगोइंग वीबैक दैट इज इंक्रीजिंग। और कोई चीज जो आप दर्शकों को वीबैक को लेके बताना चाहें? यही कहना चाहती हूँ कि वीबैक से डरना नहीं चाहिए जो है, और वीबैक किसी भी अच्छे अस्पताल में अगर आप जाएंगे जहाँ पे पूरा मॉनिटरिंग की फैसिलिटी है एंड ओटी की फैसिलिटी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये दो चीज़ें होती है, मॉनिटरिंग एंड ओटी अवेलेबिलिटी जो होता है, क्योंकि अगर कभी एक तो पूरा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आप जल्दी कोई भी प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट कर सकें, और दूसरी चीज़ कि ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप इमीडिएटली सिजेरियन कर सकें, तो उसके लिए ओटी फैसिलिटी और ब्लड बैंक फैसिलिटी होना इमीडिएटली बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जहाँ पे जिस अस्पताल में है, प्लस एक्सपर्टाइज ऑफ द डॉक्टर जो होता है हु इज कैपेबल ऑफ गिविंग दैट ट्रायल ऑफ लेबर जो होता है, सो देयर द पेशेंट इज इन द सेफ हैंड्स, वो जा सकता है अपना नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल ले सकता है, जब तक डॉक्टर को लगता है वो ट्रायल करेंगे, अगर उनको कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो सिजेरियन हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं कि हम ट्रायल ही ना लें, वैसे भी सिजेरियन आप इलेक्टिवली करा रहे हैं, ट्रायल ले रहे हैं, तो चांसेस तो डेफिनेटली इंक्रीज हो ही रहे हैं आपके नॉर्मल डिलीवरी के जो है, तो एक ट्रायल जरूर लेना चाहिए। आपने डॉक्टर राखी एक शोध के बारे में भी कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी के वक्त में लेबर रूम से लेके जहाँ पे डिलीवरी हो रही होती है, वहाँ पे अगर आपका कोई नियर डियर वन होता है तो पेन आपको उससे भी कम महसूस होता है। वो प्रैक्टिस हम कैसे लाते हैं, थोड़ा सा अगर दर्शकों को बताएं। जी, अभी पहले उतना नहीं होता था, बट अभी दिस इज कॉल्ड अ कंपेनियन जो होता है, अलाउ कंपेनियन व्हिच इज कुड बी इधर पार्टनर, कॉल्ड बर्थिंग पार्टनर जो होता है, जो जिसमें आपका अपना हस्बैंड हो सकते हैं और कोई भी और जो आपको आपका अपना फैमिली मेंबर जो आपको अच्छी सपोर्ट दे सके, कुड बी अ मदर इन लॉ या कोई सिस्टर, जो भी आप जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, तो हम एक पार्टनर को अलाउ करते हैं लेबर रूम में जो होता है, जो कि मदर के साथ ही, मतलब पेशेंट के साथ ही रहता है पूरे टाइम, ड्यूरिंग लेबर, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एज वेल, जिससे एक मॉरल सपोर्ट रहता है, पेशेंट का मोटिवेशन इम्प्रूव होता है, वो कंटिन्यूसली डॉक्टर एंड नर्स तो है ही वहाँ पे जो होता है उसको सपोर्ट करने के लिए, प्लस अगर पार्टनर की सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज द मैक्सिमम इमोशनल कनेक्ट इज विद योर पार्टनर, तो वो एक वर्ड्स, पॉजिटिव इंकरेजिंग वर्ड्स होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है, तो अगर उसको इंकरेज करते हैं कि आप कर सकोगे, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट, एंड तो वो एक सपोर्ट के साथ ही पेशेंट जो है वो काफी मोटिवेट हो जाती है, एंड दैट ऑल्सो एक्ट्स एज अ पेन रिलीफ मेजर, क्योंकि एक इंकरेजमेंट आपको अपने पार्टनर से मिल रही है, आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर इज ऑल्सो प्लेइंग सम रोल इन योर बर्थिंग जो होता है। फीमेल डज नॉट फील कि वो अकेली है लेबर, जो पहले जमाने में होता था कि अकेले, पहले जमाने, इस जमाने की बात अगर करें तो मेरा जो दोनों बेबी आए हैं उसमें लेबर रूम तक जाने की आपको छूट नहीं, आप नहीं जा पाते थे। मतलब मुझे वाकई आप दर्शकों को बताते हुए एक नयापन भी है इस बात पे, पता नहीं ये कितना नया है, मेरे लिए नया था कि लेबर रूम से लेके और डिलीवरी तक, नॉर्मल डिलीवरी जहाँ पे हो रही है, वो आपके पार्टनर रह सकते हैं, आपकी माँ रह सकती हैं, आपकी सिस्टर रह सकती हैं आपके साथ में। ये प्रैक्टिस कहाँ तक, कितना अस्पतालों में होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाकई मुझे नया लगा कंसेप्ट कि वाकई आपका कोई अपना रहे तो बहुत दर्द बांटने से बढ़ता है। यस, वेरी ट्रू, दर्द बांटने से बढ़ता है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वही एक चीज होती है जो आपको एक सपोर्ट देती है, आप बहुत एक अलग ही आपका वो एक एनकरेजमेंट लेवल हो जाता है कि आप मोटिवेटेड होते हो कि यस यू कैन डू इट। एंड ऑल्सो in Sitaram Bhartiya Hospital, we are making the patients to do certain kind of exercises as well, जो है जैसे लेबर में वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, करवाते हैं, नर्सिंग स्टाफ हमारा एडिक्वेटली ट्रेन्ड होता है along with the support of the doctors, and also here the support of the partner comes होता है। तो उसमें हम पेशेंट को लेबर में डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, डिलीवरी से पहले डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लेबर में डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, जिस विच प्रमोट्स द हेड ऑफ डिसेंट ऑफ द हेड, मतलब हेड को नीचे आने में हेल्प करता है, लेबर की स्मूथ प्रोग्रेस में हेल्प करता है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। तो ये सब चीज़ें, एक्सरसाइजेस ऑल्सो मेक्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक पेशेंट को एक नॉर्मल लेबर को प्रोग्रेस करने में बहुत हेल्प करता है, चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी इंक्रीज हो जाते हैं। एंड उसमें भी बर्थिंग पार्टनर का रोल होता है कि वो एक्सरसाइजेस में भी हेल्प करता है, तो इस तरह से वो एक लेबर का पार्ट बन जाता है पेशेंट का। तो पेशेंट को कभी ये फीलिंग नहीं आती कि वो
सिर्फ उसका ही काम है वो लेबर को झेलना, वो दर्द सह रही है, बट पार्टनर तो कुछ नहीं कर रहा, तो एक पार्टनर का भी साथ में एक कंट्रीब्यूशन हो जाता है उसमें। देन पार्टनर कैन डू द बैक मसाज ऑल्सो, जो होता है जब पेशेंट पेन में होती है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा होता है, तो बैक पेन सबसे ज्यादा होता है, तो बैक मसाज उसको बताई जाती है कि कैसे करनी है जो होता है। सो दैट ऑल्सो हेल्प्स द पेशेंट अ लॉट होता है। सो पार्टनर कैन सपोर्ट द मदर बाय encouraging words, in helping in exercises, in back massage, in hydration of the patient, कि मतलब उसको fluid देना, कुछ खाने पीने के लिए देते रहना लेबर में जो होता है। तो all these things they help and they make the patient as well more comfortable with in the presence of the partner. आज के दौर में ये भी हुआ है कि जोर इस बात पे होने लगी है कि नॉर्मल डिलीवरी को प्रायोरिटाइज किया जाए, नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा हो। अपने हॉस्पिटल में ये मैंने देखा कि यहाँ पर ये भी बात है कि आप के पास इतनी व्यवस्थाएं हैं कि लेबर रूम है, कि जल्दबाजी नहीं करनी है कि सिजेरियन हमने कर दिया, काम से छुटकारा हो गया। तो ये प्रैक्टिसेस भी हम उसको अमल में ला रहे हैं कि बिल्कुल हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं। यस, वी हैव इनफ रिसोर्सेज, वी हैव इनफ मैन पावर टू सपोर्ट द पेशेंट की तांजो, एंड वी ट्राई टिल द लास्ट, जब तक कि हमें नहीं लगता है कि नाउ वी कांट गिव एनी फर्दर ट्रायल, कि बच्चे की हार्ट बीट कम हो रही है और मैक्सिमम डोजेस हमने दवाइयों की दे दी जिसमें अभी भी प्रोग्रेस नहीं बढ़ पा रही है पेशेंट का जो होता है, कोई ऐसा रीजन लगता है जिसमें अब और वेट नहीं कर सकते, तभी भी गो फॉर सिजेरियन सेक्शन होता है। अदरवाइज वी ट्राई कि हम तब तक मैक्सिमम ट्रायल पेशेंट को देते होता है। सो फॉर दिस वी आर फॉलोइंग अ ग्रुप प्रैक्टिस एक्चुअली। सो ग्रुप प्रैक्टिस मीन्स कि जैसे मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि एक सिंगल डॉक्टर एक पेशेंट को देख रहा है, तो वो उसी का पेशेंट है, तो उसी को ही उसकी डिलीवरी करानी है, उसी को उसको मॉनिटर करना है, डिलीवरी करानी है या सिजेरियन करना है, जो भी है वो एक सिंगल डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो बट इन सीताराम वी आर फॉलोइंग अ ग्रुप प्रैक्टिस, मीन्स कि द पेशेंट इज शोइंग टू वन डॉक्टर इन द ओपीडी बट डज नॉट मीन दैट वो उस डॉक्टर की ही जिम्मेदारी। तो यहाँ पे एक पूरी टीम है, वी हैव फुल टीम ऑफ द डॉक्टर्स होते हैं, तो डिफरेंट डॉक्टर्स दे सी द पेशेंट इन ओपीडी एज वेल एज उनको सभी डॉक्टर से एक बार इंट्रोड्यूस भी करवाया जाता है। जो जब वो लेबर रूम में आए, जो भी तो पता नहीं कौन हो, जो ड्यूटी पे हो उसके साथ कंफर्टेबल हो, उसके साथ वो कंफर्टेबल रहे, वो फेमिलियर एनवायरनमेंट रहे, उनको ऐसा ना लगे कि एक नया बंदा है, तो इसलिए उनको पहले से उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिससे वो थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं। एंड ड्यूरिंग लेबर देयर इज ऑलवेज 2 कंसल्टेंट्स ऑन ड्यूटी जो होता है। सो हमेशा कोई ना कोई टीम रहती है, तो ऐसा नहीं है कि वो लेबर में जब पेशेंट आता है कि जिसने उसको ओपीडी में पहली बार देखा वही डॉक्टर उसको अटेंड करेगा। तो जो भी डॉक्टर अवेलेबल है वो उसकी डिलीवरी कराए, जिससे क्या है कि एक डॉक्टर थक नहीं रहा, तो अब उसको 24 घंटे एक पेशेंट के पास कोई डॉक्टर, इट्स नॉट ह्यूमन आल्सो कि एक डॉक्टर रुक सकता है, तो उससे हम पूरा फुल नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे पाते हैं, चाहे उसमें 24 घंटे लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 6 घंटे में हो जाए या 10 घंटे में हो जाए। तो डिफरेंट डॉक्टर्स दे सी द पेशेंट ड्यूरिंग लेबर एज वेल, तो हम पूरा उसको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे पाते हैं। क्या कोई ऐसा रिसर्च हुआ है डॉक्टर राखी कि जो सिजेरियन बच्चे हैं और जो नॉर्मल डिलीवरी से आए बच्चे हैं उसमें भी कुछ रिसर्च हुआ है कभी? हाँ, बहुत रिसर्च तो है उसमें भी, इसीलिए कहते हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी से जो बच्चे आते हैं, जो वीबैक हम देखें, वीबैक के जो बच्चे होते हैं एज कम्पेयर टू दोज जो के सीधा सिजेरियन कर रहे हैं हम, इलेक्टिव सिजेरियन, तो जिनको नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे आ रहे हैं उनमें चांसेस सांस की दिक्कत के होने के कम होते हैं, क्योंकि वो लेबर में जा चुके हैं, जो फ्लूइड होता है बच्चे के लंग से वो निकल जाता है। जबकि जो सिजेरियन डायरेक्टली हो रहा है उनमें चांसेस सांस की दिक्कत के ज्यादा होते हैं, क्योंकि सीधा सिजेरियन हो रहा है। तो ऑल्दो उसमें भी यही है कि हम अगर 39 वीक्स होने के बाद सिजेरियन करें तो चांसेस सांस की दिक्कत के कम हो जाते हैं, बट स्टिल इट इज मोर एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल डिलीवरी होता है। तो ये थोड़ा इश्यूज तो हैं बच्चे के लिए। कोई और चीज जो दर्शकों को आप बता सकें? इवन इन नेक्स्ट अगर हम वीबैक जैसे ट्रायल देते हैं तो पेन रिलीफ ऑप्शंस कैन बी ऑप्टेड, जैसे कि एपिड्यूरल या गैस जो मैंने बताई वो तब भी लिया जा सकता है, तो एडिक्वेट पेन रिलीफ ले सकते हैं ड्यूरिंग लेबर। तो पेन की वजह से सिर्फ सिजेरियन करने की जरूरत नहीं है, हम किसी ऐसे सेंटर में जहाँ पे फैसिलिटी नॉर्मल डिलीवरी की आफ्टर सिजेरियन अवेलेबल है, एक्सपर्टाइज अवेलेबल है, ओटी फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पे जाइए और नॉर्मल के ट्रायल लीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है।
डॉक्टर्स पूरी तरह से मॉनिटर करते हैं, जब भी प्रॉब्लम लगती है तो सिजेरियन कर दिया जाता है। तो हर बार पहले एक सिजेरियन है डज नॉट मीन कि वन सिजेरियन ऑलवेज अ सिजेरियन, ये नहीं है। तो पहले अगर सिजेरियन है और इस बार डॉक्टर को लग रहा है आप फिट हैं नॉर्मल ट्रायल के लिए, तो नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लेना चाहिए। एक आखिर सवाल, इससे हट के, वी बैक से हट के, वैसी महिलाएं जो फैमिली प्लान कर रही हैं और ये चाह रही हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो अमल में वो ला पाए? जी, जैसे कि अगर पेशेंट अपनी डाइट अच्छी रखे, जी, हेल्दी डाइट, अच्छी का मतलब ये नहीं कि घी तली हुई चीजें वो सब खाएं, जी, तो हेल्दी डाइट जो होता है जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, ड्राई फ्रूट्स, दैट शुड बी इंक्लूडेड। कि अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स, हाई प्रोटीन डाइट जिसमें आपके मसल स्ट्रेंथ और ये सब अच्छा हो, ठीक है। तो वो डाइट अच्छी होनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइजेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे यू नो योर इम्यूनिटी लेवल ऑल्सो इंक्रीजेस, योर स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस, योर स्टेमिना टू अंडरगो द नॉर्मल लेबर ऑल्सो इंक्रीज होता है, एंड योर वेजाइना ऑल्सो बिकम्स मोर प्लायबल फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी होता है। सो डाइट अच्छी होनी चाहिए, गुड एक्सरसाइजेस होने चाहिए, एंड यू शुड बी मोटिवेटेड फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी एंड शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द पेन्स होता है। मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कोई चीज जो दर्शकों को आप साझा करना चाहें आखिर में? वक्त आपका बहुत लिया फिर। नो, ठीक है। प्रेगनेंसी में प्रॉपर मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपका वीबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आप हॉस्पिटल जाएं, अपने डॉक्टर से अपने सब बातें डिस्कस करें, खुल के बात करें कि आप क्या चाहते हैं, पहले बच्चे के बारे में जो रिकॉर्ड्स हैं उनसे शेयर करें। फिर वो आपको और चीज़ों के बारे में बताएंगे कि कैसे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अच्छी डाइट लें, एक रेगुलर एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो। सीताराम में हम लोग वर्कशॉप्स कराते हैं जिसको एंटीनेटल वर्कशॉप्स कहते हैं, जिसमें सब कुछ बताया जाता है डाइट से लेके एक्सरसाइज तक, कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, और क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए डिफरेंट प्रेगनेंसी के डिफरेंट स्टेजेस पे। जैसे कि पहले 3 महीने में कौन सी, नेक्स्ट 5 महीने में कौन सी, फिर लास्ट में आके कौन सी एक्सरसाइज करनी है, डिलीवरी से जस्ट पहले कौन सी एक्सरसाइज करनी है, डिलीवरी के दौरान कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, जिससे आपका नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेस्ट मसाज के बारे में, पेरिनियल मसाज के बारे में, तो वो सब चीज़ें गाइड करी जाती हैं। तो आप जब भी आते हैं, आई वुड से कि दे कैन ऑप्ट फॉर दीज वर्कशॉप्स ऑल्सो, जो होता है जिससे दीज एक्सरसाइजेस दे प्रिपेयर द पेशेंट फॉर अ नॉर्मल लेबर जो होता है। एक तो चांसेस ऑफ गोइंग इनटू अ स्पॉन्टेनियस लेबर, मतलब अपने आप पेन्स शुरू होने के चांसेस, और हम लोग नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर करते हैं। यस, इवन फॉर द फर्स्ट प्रेगनेंसी दीज थिंग्स होते हैं, दे इंक्रीज द चांसेस ऑफ अ नॉर्मल डिलीवरी। एक्सरसाइजेस एंड डाइट एंड ऑल जो है उससे चांसेस नॉर्मल डिलीवरी के बढ़ जाते हैं। तो हम प्रिपेयर करते हैं बेसिकली पेशेंट को शुरू से जो होता है फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी, एज वेल एज उस टाइम पे उनको ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना है, लैक्टेशन काउंसलिंग भी करी जाती है, जिससे उनका डिलीवरी के बाद का पीरियड भी कवर किया जाता है, उनको प्रिपेयर किया जाता है। तो इससे जो डिलीवरी के बाद जो उनको प्रॉब्लम्स आती है फीडिंग की और ये सब, जिससे चांस ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन बढ़ जाता है अगर वो नहीं कर पाते, तो उनको पहले से प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, जिससे ये सब प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। ठीक। सो आई वुड से कि पहली बात, पहले सिजेरियन के लिए कभी डिमांड पे मत कराइए। पेन रिलीफ, पेन के डर से बिल्कुल नहीं करना है। मुहूर्त के लिए नहीं कराइए, सब मुहूर्त अच्छे होते हैं, जिसमें अच्छी न्यूज़ आए वो मुहूर्त अच्छा है। तो पेन रिलीफ के ऑप्शंस को ऑप्ट करिए ड्यूरिंग लेबर जो होता है, जिससे आपका प्लेजेंट जर्नी हो जाए लेबर की। फर्स्ट नॉर्मल डिलीवरी डेफिनेटली अ चांस ऑफ अ नॉर्मल डिलीवरी इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, बट अगर किसी रीजन से फर्स्ट प्रेगनेंसी में सिजेरियन भी हुआ है, तब भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस 70 to 80% होते हैं। तो कभी भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी सिजेरियन के लिए सीधा मत जाइए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। धन्यवाद।